सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद में गाइस। तो फ्रेंड्स, आज हमारा बायोलॉजी का पार्ट 2 है, जहां हम लोग दो चैप्टर निपटा चुके हैं। पहला था न्यूट्रिशन, दूसरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं ब्लड को और सर्कुलेटरी सिस्टम को, और अगर हो पाया तो एक्सक्रेटरी सिस्टम को भी कवर अप करेंगे। 3 चैप्टर का टारगेट है आज। देखते हैं, लेट्स से कितना हम लोग आज ख़त्म कर पाते हैं। तो आप लोग देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्रीवियस वाला जाके देख लीजिए, क्योंकि आपका आरआरबी टेक्नीशियन में तो साइंस का तो रहेगा ही रहेगा। और एलपी का तो आप लोग को भी पता है कि 5 से 7 ही क्वेश्चन आ रहा है। साइंस में पैटर्न को पूरा इधर उधर करके रख दिया था, हंस नस कर दिया, रेलवे पूरा गड़बड़ कर दिया। बहुत लड़का लोग का साइंस बढ़िया है तो किसी का मैथ में नहीं हो पाता है, किसी का मैथ बढ़िया तो साइंस नहीं, और दोनों लेके जो पैरेलल चल रहा है उनका ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा रिलाय था साइंस में कि इधर हम नहीं करके उधर करेंगे, तो उनके साथ थोड़ा ये नाइंसाफ़ी ज़रूर हुआ है। हालांकि अब टीटीजीके के अनुसार बोला गया है कि एलपी में सिलेबस का कोई जिक्र ही नहीं है, कि बोला 75 क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, मतलब चार ये, मतलब 20 इससे आएगा, 30 इससे आएगा, इस तरह नहीं है। हालांकि आपका आरआरबी टेक्नीशियन में ये चीज़ का चलिए है, क्लियर हो गए हम लोग कि साइंस का 40 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो यही बोलेंगे, जिनका एलपी हो गया बहुत बढ़िया, अपना टेक्नीशियन का तैयारी करिए। जैसे कि अभी आज 13 तारीख है, तो सेकेंड शिफ्ट तक का पेपर हो गया, और बाकी जिनका 16, 17, 18, जैसे मेरा खुद लास्ट डे लास्ट शिफ्ट है, तो करना क्या है यार। अब मैथ रीजनिंग जो आ रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, ख़राब भी नहीं बोल सकते, जो है ठीक है। इतना है कि CBT 1 पढ़ रहे हैं हम लोग इतना दिन से, तो पीटी निकल जाएगा। ठीक है, बशर्ते मेंस का क्या होगा नहीं होगा अभी नहीं बोला जा सकता है। बाकी अपना अभी आरआरबी टेक्नीशियन है, उधर दिमाग दौड़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। झूठ मूठ का टाइम लैप्स करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी आरआरबी टेक्नीशियन का ही बेस फोकस तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो निर्माण बैच के थ्रू जिनको जिनको रिवीजन करना है आप कर सकते हैं, अगर आप पढ़े हैं इधर से तो। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आपका ब्लड चैप्टर। इसको आज हम लोग निपटान करेंगे बढ़िया से। कल हम लोग कर लिए थे आपका न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया था। दूसरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया था। तीसरा आज हमारा ये ब्लड है, ठीक है। टू द पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना, साय कि नीरज सर कुछ कुछ ज़्यादा ही घुसा घुसा के पढ़ा है, उतना नहीं नीड है। ठीक है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा आपका। और बाकी तो एलपी का भी आंसर की बिफोर आ जाएगा, बट ये साइंस का क्वेश्चन आप देख नहीं पाइएगा। हाँ, लेकिन ग्रुप डी का आएगा तो चांसेस है कि आप देख पाते हैं। तो ब्लड की स्टडी को हम लोग हेमेटोलॉजी बोलते हैं, हालांकि इसका जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में 9-10 में। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है आपका, क्या तो ब्लड। ठीक है, और आज आपका जो साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, सुनने में आया टिश्यू से पूछा गया, मेनली इपिथेलियल टिश्यू से आया है, कनेक्टिव टिश्यू से क्वेश्चन आया है। फिर और एक आया है, और उतना याद नहीं आ रहा। टिश्यू से 4 क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन से सुनने में आया कि एक क्वेश्चन आया है। मतलब बेसिक बेसिक है, करने लायक है। और हमको लग रहा है सारा प्रीवियस ईयर पेपर बेस ही ओरिएंटेड है, तो हम यही बोलेंगे इसी पे बेस तैयारी करना है हम लोग को। ज़्यादा आगे नहीं लेना है ना हम लोग को, बहुत ही ज़्यादा बोखना है। ठीक है, इसी के बेस पे हम लोग को तैयारी अपना करना है। चलिए देखते हैं रक्त क्या है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका शरीर में परिवहन होता है। मीन्स इट इज़ ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जेट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी। इसका पीएच वैल्यू होता है 7.3 से 7.4 तक होता है। और मीन्स दिस इज़ बेसिक इन नेचर, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ थोड़ा सा क्षारी। ठीक है, थोड़ा सा ये क्षारी प्रकृति का होता है। अब साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज व्हाट, तो हेमाटोलॉजी होता है। अब इस तरह का क्वेश्चन तो हालांकि हम अभी इधर रिसेंट में नहीं पूछा होगा, ग्रुप डी का जैसे पेपर आप लोग दिए हैं। अब बोल रहा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, तो ये है हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ। ठीक है, तो 7.4 बोलिएगा। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू एंड कैसा, तो लिक्विड कनेक्टिव टाइप ऑफ टिश्यू है। ये है हमारा एनसीईआरटी में। अब सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये है हमारा आपका ब्लड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एलपी में आपका लास्ट ईयर पूछा गया है। अब ब्लड क्या है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन क्या है, बोन भी आपका एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। हालांकि ये लिक्विड नहीं है, बट ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। ठीक है, अब बोल रहा सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन बार 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 घुरा घुरा के पूछा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट में आ जाइए। तो हमारे शरीर में जो है वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है हमारे शरीर में लगभग, तो एडल्ट में जो है करीब करीब ये 3.5 से 4.5 से 5.5 लीटर पाया जाता है। ठीक है, और शिशु में जो है, बच्चा में, नवजात जो बच्चा होता है उसमें 300 से 400 ml के रूप में फॉर्म में पाया जाता है। और लगभग हमारे शरीर के कुल वजन का
7 से 7.5% तक बोल रहा है, ठीक है। एवरेज आप ले सकते हैं 7 से 8। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, रक्त के घटक। तो रक्त क्या है? रक्त एक तरल पदार्थ है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है। मीन्स ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। तो आपका ब्लड जो है दो प्रकार में है, ठीक है, दो भागों में इसको तोड़ दिया है। तो देखिए, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो करीब करीब 55% रहता है, और सॉलिड पार्ट जो है उसमें वो लगभग 45% होता है। तो लिक्विड पार्ट में क्या क्या होता है? तो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? प्लाज्मा। और ठोस भाग को, जिसमें आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया, तो इसे हम लोग ठोस भाग में बोलते हैं। अब प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो होता है मेनली टू मेनली 92% जो है आपका वाटर होता है, मतलब फ्लूइड मेनली होता है, ठीक है। अब जैसे प्लेटलेट का रासायनिक नाम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट होता है, आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स। फिर आता है आपका एनईबी, ठीक है, न्यूट्रोफिल, इजोनोफिल्स, बेसोफिल्स, और फिर आगे आपका मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इसको आगे क्लियर करेंगे हम लोग। अब ब्लड से, जिसमें प्लाज्मा है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, लगभग इसमें पानी जो है 92% रह गया। बाकी आपका जो रहता है 8% वो रह गया ग्लूकोज या फिर अदर शुगर, ठीक है। जैसे इधर इतना हो गया, 8% बोल रहा है प्रोटीन है, तो कौन कौन है? तो एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है और फाइब्रिनोजन है। तो प्लाज्मा जो है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुले हुए रूप में ले जाता है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन ए डिजॉल्व्ड फॉर्म। तो प्रोटीन जैसे है एल्ब्यूमिन, द्रव संतुलन को बनाए रखना इसका काम होता है। ग्लोबुलिन का काम होता है ये इम्यून सिस्टम, हमें इन्फेक्शन से लड़ने का ये आपका प्रतिरक्षा एक प्रकार का प्रणाली है, ठीक है, तो हम लोग को उससे फाइट करने में हेल्प करता है। फिर आपका फाइब्रिनोजन, ये क्या होता है? ये आपका ब्लड का थक्का बनाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और फाइब्रिनोजन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार रेलवे में सवाल आ चुका है। फिर एल्बुमिन क्या करता है? तो द्रव का जो लिक्विड जो पोर्शन है, मतलब जो हमारा ब्लड जो एक लिक्विड पोर्शन में रहता है, मान लीजिए उसको गाढ़ा नहीं होने देना, या फिर एकदम उसको ये नहीं होने देना, मतलब उसका जो एक वो संतुलन है, उसका जो एक बैलेंस है, उसको बना के रखता है। उसका डेंसिटी बोलिए, वॉल्यूम बोलिए, जो भी बोलिए, ठीक है। और ग्लोबुलिन हमारा जो है शरीर को इम्यून सिस्टम फाइट इन्फेक्शन करने में मदद करता है। फिर प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज और अदर शुगर। तो ग्लूकोज का काम क्या है? एनर्जी देना और चयापचय क्रियाओं में शामिल होना, मेटाबॉलिक प्रोसेस में इसका काम करना, यही है। और विटामिन्स एंड हार्मोन्स का क्या काम है? तो रेगुलेट करना वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन आवर बॉडी। अब जैसे वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या है? तो यूरिया है और क्रिएटिनिन है। यूरिया में क्या है? तो वेस्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्रोटीन ब्रेक डाउन, ठीक है, प्रोटीन के अपघटन के दौरान अपशिष्ट उत्पाद, जैसे हम लोग खाते हैं और कुछ भी जो एक्सक्रीट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं मामले में यूरिया पाया जाता है, ठीक है। अब क्रिएटिनिन क्या है? इट इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर मसल ब्रेकडाउन। जो हमारे शरीर का जो मांसपेशी है उसका अपघटन के बाद जो अपशिष्ट उत्पाद जो निकलता है वो हो गया हमारा क्रिएटिनिन, ठीक है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन आ गया आपके पास कि ब्लड कॉन्टेंट्स ए लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड क्या? तब बोलिएगा प्लाज्मा, जिसमें 90 to 92% क्या होता है? तो पानी होता है, बाकी 7 से 8% क्या होता है? तो आपका प्रोटीन होता है। इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स फ्लोट। तो आपका डब्ल्यूबीसी आरबीसी जो है सारा इसी में तैरता है, किसमें? तो बोलिएगा प्लाज्मा में। अब विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट? तो डब्ल्यूबीसी में तो नहीं होगा, ब्लड प्लेट से नहीं, रेड प्लेट से नहीं, तो प्लाज्मा में। क्योंकि ये तो जान रहे 92% है, इसमें पानी है, ठीक है, ये पूरा फ्लूइड सब्सटेंस है, किसमें? आपका ब्लड में पाया जाता है ये, ठीक है, इसीलिए। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। तो देखिए, एक प्लाज्मा देगा, एक लिम्फ देगा, ठीक है। आप इसमें भी कंफ्यूज होइएगा, इसमें भी कंफ्यूज होइएगा। हम परसों सेट लगा रहे थे, सही बता रहे हैं, हम तो दोनों में एकदम कंफ्यूज हैवी लेवल का, हैवी, ठीक है। तो हम बार बार बोलेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो प्लाज्मा आपका ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, खाना, CO2 गैस हो गया जो भी शरीर का हमारा है इधर से उधर ले आना, या नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया जैसे कि यूरिया हो गया, तो ये सारा काम किसका है? तो प्लाज्मा का है, इसको ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आगे चलते हैं। gas is a part of the blood that contain 92% water and remaining 8% contain as a protein, minerals, hormone, enzymes and other substance। तो अभी हम लोग देखे हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा प्लाज्मा हो जाएगा। आपको ऑप्शन में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ना हम ये पढ़े अभी, ना ये पढ़े ना ये पढ़े, ठीक है। ओनली सीरीज नोट, मतलब जैसे सीरीज सीरियल वाइज जैसे जा रहे हैं, तो प्लाज्मा है तो प्लाज्मा ही होगा।
वहाँ तो हालांकि क्वेश्चन मिक्स करके आता है, करते करते कर लीजिएगा जो पढ़िएगा। तो देखिए, रक्त कणिकाएं जो होती है आपका 3 प्रकार का होता है, मीन्स ब्लड कॉर्पोसल्स आर ऑफ 3 टाइप, जैसे आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स, और ब्लड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। अब डब्ल्यूबीसी जो होता है टोटल 5 होता है, और आपका ऐसे फिगर से भी क्वेश्चन पूछा था आपका 2022 में। हालांकि चांसेस है इस बार काफ़ी ज़्यादा का फिगर वगैरह अभी जिस तरह से नहीं पूछ रहा है तो ना ही पूछेगा, ठीक है। बट साइजिंग रिलेटेड पूछ सकता है कि कौन किस में क्या है नहीं है, थ्रोम्बोसाइट्स कितना क्वांटिटी में पाया जाता है, प्लेटलेट्स हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और आरबीसी हो गया, तो वो सबको भी देखते हैं। जैसे आरबीसी हमारा मिलियंस में रहता है सबसे ज़्यादा मात्रा में बोल दे तो, फिर प्लेटलेट आएगा लाख पे, फिर डब्ल्यूबीसी जो रहता है वो हमारा 1000 के फॉर्म में रहता है। और साइज में बोलते तो सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, देन आरबीसी, देन हमारा प्लेटलेट आता है। तो लार्जेस्ट कर्पसेल्स इन आवर ह्यूमन ब्लड इज डब्ल्यूबीसी, ठीक है, संयुक्त कोशिका है। और आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है तो कैसा होता है, तो ये बायकॉन्वेक्स होता है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा होगा बायकॉन्केव डिस्क शेप सेल विथ ए डिप्रेशन इन द सेंटर एंड नो न्यूक्लियस, मतलब इसमें कोई भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी जो है छोटी द्विअपतलाकार डिस्क के आकार की होती है, जिनमें केंद्र में गर्द होता है और कोई केंद्रक नहीं होता है। अब इसमें जो मेन है क्या रहता है हमारा, तो हेमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इन आरबीसी डेट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू, ठीक है। इसी का मेन काम है, यही जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को जो है तुरंत इतना जल्दी आना जाना जो है सारा ये आरबीसी का हेमोग्लोबिन जो है कर पाता है। नहीं तो इसके बिना तो भाई साहब हो भी नहीं पाएगा, जितना जल्दी जल्दी हम लोग सांस लेते हैं या हर जगह ऑक्सीजन पहुंचता है बॉडी में। अब जैसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हाँ, क्या डेस इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है हमारा क्या था, हेमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, तो हमारा आरबीसी में ये प्रेजेंट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द आरबीसी ऑफ ह्यूमन बींग्स, कौन सा बताइए। तो हेमोग्लोबिन रहता है, ये हमारे टेक्नीशियन में पूछा है 23 तारीख को 3rd शिफ्ट में, ठीक है। ऑक्सीजन युक्त को क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। इज ए ब्राइट रेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हम लोग वेनस बोलते हैं, मीन्स वेन, ठीक है, ये आर्टरी हो गया, ठीक है। इज ए डार्क रेडिश पर्पल कलर। अब नेचर ऑफ हीमोग्लोबिन कैसा होता है, तो पर्पल होता है, नेचुरल कलर ऑफ हीमोग्लोबिन इज पर्पल। और आपका वेन में वाल्व पाया जाता है जो एक ही डायरेक्शन में भेजता है, आर्टरी में ऐसा नहीं होता है। वेन आपका थिन होता है, ठीक है, पतला होता है, आर्टरी आपका थिक होता है, मोटा होता है। इसे भी क्वेश्चन आपका पूछा है डिफ्रेंशिएट करके, आगे हम लोग देखेंगे। आरबीसी का काम क्या है, तो आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करना, मीन्स आपको ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। दे ऑल्सो कैरी कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स वेयर इट इज एक्सहेल्ड, ठीक है। हम लोग जैसे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, फिर हम लोग जो छोड़ते हैं तो लंग्स से कहीं ना कहीं बाहर होकर वो CO2 हमारा बाहर आता है। एल्वियोलस क्या करता है, एल्वियोलस जो है इज द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, ठीक है, ये सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है। आगे चलिए देखेंगे। जैसे आरबीसी, आरबीसी कहाँ पे मिलता है हमें, ब्लड में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। आरबीसी जिसे लाइफ ओरिजिन डेथ एंड मृत्यु, मतलब उत्पत्ति और मृत्यु का ये कहा जाता है। तो आरबीसी का निर्माण जो है बोन मेरो में होता है, ठीक है। और इसका जीवन काल जो होता है लगभग 120 दिन का होता है। अब पुरानी आरबीसी जो होती है ये कहाँ पे जाके नष्ट होता है, तो स्प्लीन, ठीक है, जिसे हम लोग प्लीहा बोलते हैं, ठीक है, प्लीहा बोलते हैं। ओल्ड आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन एंड लिवर, यहीं पे जाके आपका नष्ट होता है, ठीक है। अब आरबीसी जिसे हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जान रहे हैं, जैसे कोशिका अंगक और केंद्रक की कमी, लेग सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस, जैसे हो गया किसमें, एक्सेप्शन है किसमें, केमल और ललामा में, ठीक है, जहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस जो है शायद पाया जाता है, बाकी हर जगह एब्सेंट रहता है। रुधिर में जो है हमारे आरबीसी डिफिशियंसी होगा जब भी ब्लड में, तो ये एनीमिया कोज करेगा, जिससे जो है
पॉलीसीथेमिया हो जाएगा या पॉलीशोफोमिया होगा, डार्क स्पॉट्स ऑन द स्किन। ठीक है, जैसे ये नॉर्मल ब्लड सेल्स ऐसा है, तो आरबीसी मतलब जब कमी हो, काउंट लो हो गया आरबीसी का, तो काउंट या कम है, यहाँ पे ठीक ठाक है। अब सिक्कल सेल एनीमिया क्या होता है, तो ये एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज है, ऐसे आरबीसी का ये होता है, बट जिसको भी सिक्कल सेल होता है वो इस तरह का शेप ले लेता है, जो कि है ना ब्लॉक करता है ब्लड फ्लो को। ऐसे जब आएगा तो बहते चल जाएगा, ऐसे जब आएगा तो रुकता है। देखिए यहाँ पे जैसे पूरा रास्ता जाम कर दिया, तो ये चीज़ होने लगता है सिकल सेल एनीमिया में। WBC कम्स इन वेरियस टाइप्स विद डिफरेंट शेप्स एंड स्ट्रक्चर। ये आकार में जो है बड़े होते हैं, ठीक है, और उनमें जो है केंद्रक होता है, दे हैव ए न्यूक्लियस। WBC जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा और संक्रमण से लड़ते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगजनक को नष्ट करते हैं। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस विच इज़ इन आवर बॉडी। अब इसका भी निर्माण कहाँ होता है, तो इसका भी निर्माण हमारे बोन मेरो में होता है। इसका जीवन काल होता है 13 से 20 दिन। शेप होता है इरेगुलर, ठीक है, अनिश्चित। अब WBC को हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, तो पहला फाइटर सेल, फेगोटिक सेल, फेगोसाइटिक सेल, और तीसरा हो गया बॉडीगार्ड सेल और सोल्जर सेल। फाइटर सेल मीन्स लड़ाकू कोशिका, फेगोसाइटिक मीन्स भक्षक कोशिका, बॉडीगार्ड मीन्स रक्षक कोशिका, और सैनिक कोशिका सोल्जर सेल। ठीक। अब अब फिगर देखिएगा, समझ जाइएगा, जैसे आया आया इसको खाया, फिर पचाया, उसको तोड़ तोड़ के उसको मार दिया, समझे, कोई भी एक्सटर्नल जो आता है बैक्टीरिया वगैरह, तो WBC लड़ता है उससे। WBC को हम लोग दो भागों में तोड़ते हैं। पहला हो गया एक आपका ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा होता है एक ग्रेनुलोसाइट्स। मतलब इनमें जो है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस केंद्रक पाए जाते हैं, और इसमें जो है एक ही पाया जाता है, ठीक है। एक ग्रेनुलोसाइट्स में एक है और ग्रेनुलोसाइट्स में एक से ज़्यादा पाया जाता है। हाईएस्ट जो बोल दे तो नेबेलम आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब जो बोल दे हाईएस्ट नंबर जिस पाया जाता है WBC सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो आप बोल सकते हैं न्यूट्रोफिल्स, देन आता हमारा इजोनोफिल्स, फिर आता हमारा बेजोफिल्स, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स स्मॉलेस्ट इन साइज होता है और मोनोसाइट्स लार्जेस्ट इन साइज होता है। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बोल दे तो न्यूट्रोफिल, यही चीज़ हम बोल रहे हैं। और सबसे कम क्वांटिटी में बोल दे तो ये हमारा होता है बेसोफिल्स। और सबसे छोटा बोल दे तो लिम्फोसाइट्स, और सबसे बड़ा साइज में बोल दे तो मोनोसाइट्स आपका होता है। अब जैसे चलिए इसको देखते हैं, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल। द डायग्राम बिलो शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विथ ए लेबलिंग, ठीक है। तो ये ग्रेनुलोसाइट्स है, ये ग्रेनुलोसाइट्स है, ठीक है। नेब एल एम, नेब एल एम, देखिए आपका नेब एल एम मारा हुआ है, ठीक है, सिक्वेंशियल वे में दे दिया। बाकी आपको अगर फिगर इतना देखना है देखिए, ठीक है। मोनोसाइट्स, जेनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये इनगल्फ करता है, डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया फंगस को, कौन, तो न्यूट्रोफिल्स। और लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना और फाइट करेगा किससे, तो वायरस से। फिर आता है हमारा मोनोसाइट्स, जो ये मैक्रोफेजेस में बनता है और डाइजेस्ट करता है किसको, तो जर्म्स को। इजिनोफिल्स का काम है, ये पैरासाइट को मारेगा और हेल्प करेगा एलर्जिक रिस्पॉन्स में, ठीक है। बेजोफिल्स हिस्टामाइन प्रोटीन रिलीज करता है इन एलर्जिक रिएक्शन। जिस प्रकार से हमें सर्दी खांसी होता है तो हिस्टामाइन वो जो निकलता है वो हिस्टामाइन ही छोड़ता है एलर्जी बेसिस पे। अब प्लेटलेट क्या होता है, प्लेटलेट वही कोशिका है जो हमारे रक्त में प्रवाहित होती है और क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकों को पहचान कर आपस में जोड़ती है, उसे रिपेयर करता है। एंड बाइंड टुगेदर व्हेन दे रिकॉग्नाइज डैमेज ब्लड वेसल। जैसे चोट लग गया तो यहाँ जैसे खून निकल रहा है सपोज करिए, तो देखते होंगे थोड़ा देर बाद ये ब्लड क्लॉट होने लगता है, तो प्लेटलेट्स की मदद से होता है, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन रिलीज करता है, ठीक है। और विटामिन के का हेल्प से आपका जल्दी जल्दी ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है, जाला टाइप का बना के। अब प्लेटलेट होता है क्या, तो प्लेटलेट में पहला चीज़ ये आपका, इसमें भी आपका न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है जिस प्रकार से आरबीसी में होता है। बट आरबीसी में हम लोग देखे थे दो एक्सेप्शन था, तो कैमल और ललामा। ये जो है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है, ये भी आपका बोन मेरो में ही आपका उत्पन्न होता है। और इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो भी चलिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टेटस क्या रहेगा, इनएक्टिव। जब इस शेप में रहेगा मीन्स ये इनएक्टिव है, ये कार्य नहीं कर रहा है, या डिस्क शेप या बाइकॉन्वेक्स। एक्टिवेटेड कब, जब इरेगुलर स्टार शेप्ड आप बोल सकते हैं, या फिर स्पाइकी, ठीक है। चोट लगने पर प्लेटलेट जो होता है सक्रिय हो जाता है हमारे शरीर में और थक्का बनाने की प्रक्रिया को ये शुरू करता है। जब भी इंजरी होता है प्लेटलेट एक्टिव हो जाता है, इनिशिएट करता है तो क्या, क्लोटिंग प्रोसेस को।
दे एग्रीगेट एट द साइट ऑफ डैमेज ब्लड एंड वेसल्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। ये जमा होकर रक्तस्राव को रोकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपका सारा डिटेल दिया है। मानिए आपको चोट लग गया तो वहाँ सबसे पहले प्लेटलेट आएगा, ठीक है, और डैमेज टिश्यू को के ऊपर रिलीज़ करेगा क्या, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को सबसे पहले रिलीज़ करता है, ठीक है। चोट लगने पर प्लेटलेट और क्षतिग्रस्त तक जो होते हैं उस पर छोड़ते हैं। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन है जो कैल्शियम आयन के साथ अभी ये करके जुड़ के प्लस विटामिन के का मदद से हेल्प करता है कन्वर्ट करने, तो उसको प्रोथोरोम्बिन में कन्वर्ट करता है टू थ्रोम्बिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर थ्रोम्बिन जो होता है वो आपका वो फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, और फाइब्रिन आपका क्या करता है, तो एक जाला बनाता है जो ट्रैप करता है ब्लड सेल्स को और क्लॉट को बना देता है, सो ना थक्का बन जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा बाय इसमें विच ब्लड सेल्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड स्टॉप ब्लीडिंग, तो प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। In a situation where we are injured and start bleeding, the bleeding could lead to a loss of pressure that could reduce the efficiency of pumping system. To avoid these cells mainly help to clot blood and injuries, तो blood platelets ऐसी स्थिति में जहां हम घायल हो जाते हैं और खून बहने लगता है, खून बहने से दबाव में कमी हो सकती है जो पंपिंग सिस्टम की दक्षता को कम करता है। तो इससे बचने के लिए कौन सी कोशिकाएं मुख्य रूप से चोट के स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है, तो हमारा ब्लड प्लेटलेट। अब मैट्रिक्स क्या होता है, ये अंतरकोश के आधात्री है आपका, ठीक है। मैट्रिक्स इज द फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट सपोर्ट्स कनेक्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल। एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, जैसे ब्लड में 55% प्लाज्मा है, प्लाज्मा में 92% आपका क्या है, तो वाटर है। फिर प्लेटलेट है आपका 0.001%, ठीक है। फिर आरबीसी आपका 41%, फिर डब्ल्यूबीसी आपका करीब करीब 4%, जिसमें लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, इज़ोनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो सो ये सब क्या है, मैट्रिक्स जो है संयोजी उत्तकों का ढांचा है, ये कोशिकाओं को सहारा देता है और जोड़ता है और उनकी सुरक्षा करता है, ठीक है। अब ब्लड ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं ह्यूमन में कितने प्रकार के होते हैं, इसका खोज किसने किया था, तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में किए थे, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था कि रक्त को ए है, बी है, ए बी है और वो समूह इन्होंने खोजा था। अब इसमें एंटीजेंस होता है, बहुत चीज़ होता है, तो चलिए वो सब भी देखेंगे। तो कार्ल लैंडस्टीनर इज नोन एज फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। मान लीजिए इसका दीपक का ब्लड ग्रुप ए है, अंकित का बी है और विनय का ए और बी दोनों, हैदर का ओ है, ठीक है। एंटीजेंस होता क्या है, एंटीजेंस और एंटी बाइंडिंग, ठीक है। मानव के रक्त में अंतर के पीछे मुख्य कारण जो होता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन है, जो आरबीसी में एक एंटीजन है, ठीक है। डिफरेंस जो हमारा ब्लड में पाया जाता है, मतलब ये ए ग्रुप का है, ये ए बी ग्रुप का है, या बी ग्रुप का है, ए नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, तो ये जो है डिफरेंस जो होता है मेनली ये ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। जैसे एंटीजन दो होता है, एक ए होता है और एक बी होता है, तो एंटीजन ए, ठीक है, और एंटीजन बी। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। मीन्स एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर मानव रक्त में के कुल 4 समूह होते हैं, मानव रक्त में 4 समूह होता है। जैसे हम लोग जान रहे हैं ए, फिर एक जान रहे हैं बी, एक जान रहे हैं ए बी, एक जान रहे हैं ओ, ठीक है। ए में होता है क्या, एंटीजन आपका ए रहता है, बी में एंटीजन बी रहेगा, ए बी में आपका एंटीजन ए बी रहेगा, ओ में आपका अब्सेंस रहेगा ऑफ एंटीजन। आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा अब्सेंस ऑफ एंटीजन किसमें, तो आप बोलिएगा ओ, ठीक है। अब जिसमें एंटीजन रहेगा उसका अपोजिट उसका एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। अब कैसे, तो हम बताते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे मानिए आपके पास ब्लड ग्रुप ए है, तो एंटीजन तो यहाँ आपके पास ए है, ठीक है। एंटीबॉडी जो आपका रहेगा आपके पास किसका रहेगा, तो बी का रहेगा, और ये किसको किसको डोनेट कर सकता है, ए को और ए बी दोनों को, और रिसीव किससे करेगा, जिसका एंटीबॉडी रहेगा उससे ये रिसीव नहीं कर पाएगा, मीन्स उसको ये मार देगा, आप सीधा समझिए, ठीक है। उससे ये रिसीव नहीं कर पाएगा, तो ये आपका ए से रिसीव करेगा और ओ से करेगा। जैसे ब्लड ग्रुप आपका बी है, सपोज करिए मानिए मेरा ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन भी मेरे पास बी ही होगा, एंटीबॉडी मेरे पास ए का आएगा, ए का आया, ठीक है। तो ए का जैसे आया तो हम डोनेट किसको कर दिए, बी को कर सकते हैं, ठीक है, और ए बी को कर सकते हैं। बट जो हम लेंगे वो हम ए से नहीं ले सकते, या तो हमको ब्लड ग्रुप बी का चाहिए या तो हमको ओ का चाहिए। हम डोनेट कर सकते हैं बट ले नहीं सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ए बी, जिसे यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें ए और बी दोनों का पाया जाता है क्या, तो एंटीजन, तो एंटीबॉडी जो है इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है।
एंटीबॉडी इसमें आपका नहीं पाया जाता, तो ये ए बी को ही देगा, ठीक है, और ले तो ये सबसे सकेगा, ठीक है। एंटीबॉडी नहीं पाया जाता इसलिए ये सबसे ले सकता है, बट देगा सिर्फ अपना ए बी को ही। अब जैसे और यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया, तो ओ ब्लड ग्रुप हो गया। तो इसमें एंटीजन आपका ए और बी दोनों पाया जाता है, ठीक है। एंटीजन सॉरी एंटीजन शायद अब्सेंट रहा था, हाँ एंटीजन तो इसमें अब्सेंट है, ठीक है, एंटीजन इसमें एब्सेंट है। बस इसमें एंटीबॉडी जो है आपका ए और बी दोनों का पाया जाता है। मीन्स आपका ये डोनेट सबको कर देगा, बट रिसीव करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ओ से। देखिए थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बट इसको आप पढ़िएगा तो क्लियर अप हो जाएगा, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स हैज़ नो एंटीजन, तो एंटीजन किस में नहीं है, तो ए में नहीं है, ठीक है। और इसमें एंटीबॉडी होता है, तो क्या क्या ए और बी दोनों होता है, ए बी में नहीं होता है नो एंटीबॉडी, ठीक है, नो एंटीबॉडी। बी में होता है एंटीबॉडी ए का, ए में होता है आपका एंटीबॉडी बी का। एंटीजन तो सेम सेम हो गया, देख लीजिए, ठीक है। ए में एक एंटीजन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर, तो अभी हम लोग देखें कौन है, तो ओ है, ओ ब्लड ग्रुप। ए पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप, तो उसके पास क्या नहीं रहता है, पहला नो एंटीबॉडी, और यूनिवर्सल रिसीवर रहता है, हैज़ ए बी एंटीजन। तीन कंडीशन निकला है। इस कोल्ड यूनिवर्सल ये आ जाएगा, देर इज नाइदर, नहीं तो ये गलत है। कैन टेक, ये ब्लड ले सकता रिसीवर है, ठीक है, ये डोनेट नहीं करेगा, ये डोनेट सिर्फ और सिर्फ ए बी को करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लड ग्रुप, तो ए है, बी है और ओ है, सी तो हम लोग नहीं देखेंगे, बात खत्म। अब एबीओ सिस्टम में ब्लड ग्रुप ओ इस करेक्टराइज्ड पे अभी देखें क्या, तो ऑप्शंस रहता है किसका, तो एंटीजन का, ए का और बी का, ठीक है। आर एच फैक्टर क्या होता है, ड्यू टू दिस ब्लड ग्रुप्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसी के कारण हम लोग पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव बोलते हैं, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है। इसे हम लोग जो है एब्रिविएशन में रेजियस फैक्टर बोलते हैं। 1940 में कार्ल लेंस्टीनर और अलेक्जेंडर एज विनर ने की थी, जो उस समय रीजस मकाक बंदर की आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन को मानव में समान रूप में मानते थे, ठीक है। अब इतना नहीं जाना आपको। आर एच फैक्टर, एंटीजन जिसमें डी प्रेजेंट है वो पॉजिटिव हो गया, एंटीजन डी एब्सेंट है वो नेगेटिव हो गया। अब जिसका आर एच प्लस है वो रिसीव कर सकता है, रिसीव माइनस से भी ले सकता है, और डोनेट आर एच प्लस को कर सकता है, बट आर एच माइनस को ये डोनेट नहीं करेगा। और जिसका आर एच माइनस है वो आर एच प्लस से नहीं लेगा, ठीक है, बाकी वो ले सकता है अपने सेम से, डोनेट भी कर सकता है और अपने वाले को भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। और ब्लड में आप कितना दिमाग दौड़ाइएगा। अब इतना इसमें बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में ओ ब्लड ग्रुप ज़्यादा है, फिर ए आता, फिर ए बी आता, फिर ए बी प्लस पॉजिटिव आता, फिर ओ नेगेटिव आता, सबसे रेयरेस्ट ओ बी ए बी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और ये बताया गया है कि टोटल जो है 85% जो पॉपुलेशन है वो पॉजिटिव है, बाकी 15% पॉजिटिव पॉपुलेशन जो है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप में काउंट होता है। ए बी नेगेटिव इज़ द रेयरेस्ट ब्लड एंड ओ पॉजिटिव इज द मोस्ट कॉमन ब्लड टाइप ग्लोबली। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिसिस एक गंभीर चिकित्सीय स्थिति है जिसमें गर्भ अवस्था के दौरान आपका आर एच नेगेटिव माँ की प्रतिरक्षा प्रणाली उसके आर एच पॉजिटिव शिशु की लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करती है। चलिए, अब बॉम्बे में वो नया कैटेगरी का देखा गया था जो एच एच ब्लड ग्रुप जिससे बोला जाता है, जिसको डॉक्टर वाई एम भेंडे द्वारा खोजा गया था। इतना नहीं पूछेगा आपका, इतना जिक्र ही नहीं है। तो हमारा ब्लड चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को, बस 5 मिनट में, 5 मिनट नहीं 1 मिनट आप बोल सकते हैं। चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम को
खत्म करते हैं अब। तो परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या होता है? तो परिसंचरण तंत्र जो है हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, मीन्स it is responsible for the transportation of oxygen, nutrients, hormones and waste product throughout the body। मतलब क्या होता है? ये जो है एक प्रकार के तंत्र जो है परिसंचरण तंत्र, ये अंगों का एक समूह है जिसमें आपका हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया और ब्लड आपका शामिल है। ठीक है, जैसे हार्ट देख सकते हैं, ब्लड वेसल्स, और यहाँ पे आपका ब्लड है। और इसका काम क्या होता है? जैसे ब्लड वेसल्स तो कितने प्रकार का होता है? तो तीन होता है। तो एक हो गया आर्टरीज, दूसरा वेन और तीसरा हमारा हो गया कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती है? धमनियाँ, विच आर ऑक्सीजनेटेड विथ, ऑक्सीजन से लेस रहता है, मतलब ऑक्सीजन इसमें पाया जाता है। और वेंस में आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है आर्टरी में। और कैपिलरीज जो होता है, इन दोनों जो मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे छोटा 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 छोटा, ये हमारा जो है कैपिलरीज, केशिका जिसे हिंदी में बोला जाता है। अब जैसे ब्लॉक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन है, यहाँ पे बताया गया, ये आपका लेफ्ट एट्रियम होता है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये आपका राइट एट्रियम होता है, ये आपका राइट वेंट्रिकल होता है। तो लेफ्ट एट्रियम से होते हुए लंग्स गया, ठीक है, यहाँ से आया है, यहाँ पे ट्राइकप्सिड वाल्व आपका होता है, यहाँ पे आपका इंफीरियर वेना केवा आपका पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका मिट्रल वाल्व रहता है। पल्मोनरी आर्टरी मीन्स जहाँ पल्मोनरी शब्द लग गया आपका, तो समझ जाइए कि जैसे वेन बोला है तो ये कैरी करेगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरी बोला है तो ये करेगा आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप पढ़े ही हैं, बस हम रिविजन करा रहे हैं और क्या। जैसे धमनियाँ जो होती है वो मोटी होती हैं और लचीली रक्त वाहिकाएं होती हैं, थिक एंड इलास्टिक ब्लड वेसल्स। क्या? तो आपका आर्टरीज रक्त को हृदय से शरीर तक के अंगों तक ले जाने का ये काम करती है। और ये जो ट्रांसपोर्ट करती है ये आपका मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ऑक्सीजन युक्त। अपवाद होता है फुसफुसीय धमनी मीन्स पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हमारे लंग्स की ओर। ठीक है, देख सकते हैं इनका जो आउटर लेयर हो गया स्मूथ मसल सेल्स होता है इसका नीचे, फिर इलास्टिक लेयर पाया जाता है, फिर इनर लेयर ये हो गया आपका। आर्टरीज की तुलना में वेंस जो होती है वो थिन वॉल्ड होती है और लेस इलास्टिक होती है, मीन्स कम लचीली होती है। विभिन्न अंगों से ये रक्त को जो है हृदय तक पहुंचाने का इनका काम है। ठीक है, अधिकतर ये ऑक्सीजन रहित ही रक्त ले जाते, कैरी करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अपवाद जो है फुसफुस शिरा है, पल्मोनरी वेन कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ये नेचर में थिन होती है और आर्टरी हमारा थिक होता है। ठीक है, ये वन वन वे डायरेक्शन में फ्लो करवाती है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होती है, आपका बाई डायमेंशनल दोनों तरफ मतलब कवर किया जा सकता है। अब जैसे कैपिलरीज क्या होता है? ये जो है छोटी रक्त वाहिकाएं को दीवार पतली होती है। दिस टाइनी ब्लड वेसल्स है थिन वाल, इनका भी वाल जो होता है पतला होता है, और जो ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को हमारे ब्लड से मूव कराती है। जो भी ऑक्सीजन है पोषक तत्व को हमारे शरीर के अंगों तक, टिश्यूज में जाके ये पहुंचाती है। तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये फिगर? तो ये हमारा वैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बोल रहा है इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर लेके जाती है, और फुसफुस शिरा जो है अन्य शिराओं में क्या अंग तंत्र है? मीन्स पल्मोनरी वेन, ये तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। बस यही दिया आपका, ऑप्शन नंबर सी में लगा देना है। फिर भी आपको वो चारों ऑप्शन देना है, देख सकते हैं। तो ह्यूमन हार्ट पल्मोनरी वेन जो है किससे कनेक्ट होता है? आपका बाएं आलिंद से, जिसे लेफ्ट एट्रियम बोला जाता है। ठीक है, अब बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन। तो आर्टरीज क्या है? आर्टरीज आर द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, से हमारे वेरियस ऑर्गन्स बॉडी में पहुंचाता है। और जो धमनियाँ होती हैं वो थिन होती हैं और इलास्टिक की, उस उनकी जो वाल होती है इलास्टिक प्रकृति की होती है, मीन्स पतली और लचीली। तो ये भी आपका जो है थिन नहीं होता, ये आपका थिक होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मोटा होता है। और विन से वे वाल डेट इंश्योर ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, तो ये सही है। तो आपका 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी।
स्ट्रक्चर जो होता है किसका, तो हमारा ह्यूमन हार्ट का, ठीक है। तो कैसा होता है वो देख सकते हैं। ये पेशी पंपिंग ऑर्गन है, ये पंपिंग ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। ये रक्त को जो है रक्त वाहिकाओं में पंप करता है, ठीक है, पंप ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स। ये कंपोज रहता है किससे, तो ये कार्डियक मसल सेल से बना हुआ रहता है। और इसका जो औसत वजन है वो 280 से 340 तक होता है, और महिलाओं में ये 230 से 280 तक होता है। हार्ट क्या करता है, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। आर्टरी करता है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये करता है डीऑक्सीजनेटेड। बहुत खत्म। एवरेज वेट ऑफ एन एडल्ट इज, तो 280 से 340, ठीक है, और 230 से 280। तो एवरेज जो है 230, 80, 510/2। लगभग 280 ग्राम के करीब में अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, 280 से 300 के बीच। चेम्बर जो होता है हार्ट का, कितना चेम्बर होता है, तो 4। जैसे आर्ट्रियम में लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, राइट आर्ट्रियम हो गया। लेफ्ट आर्ट्रियम का क्या क्या है, ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग से थ्रू द पल्मोनरी वेन, ठीक है। और राइट एट्रियम का काम क्या होता है, तो ये रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। आप देख सकते हैं यहाँ पे होता है सुपीरियर, और इधर कहीं पे होता है हमारा इंफीरियर वेना केवा। गायब हो गया, चलिए उसको देखते खोजते हैं कहीं, तो गायब कर दिया सर क्या। अब वेंट्रिकल जो होता है ये भी दो होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल आपका पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी वाया थ्रू द आउटा के थ्रू, और राइट वेंट्रिकल पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स वाया द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और वाल्व होता है जो हार्ट में, ये आप सब जान रहे हैं 4 वाल्व होता है, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा यहाँ है, इंफीरियर वेना केवा यहाँ है। ये हो गया आपका पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गया आपका आउटिक वाल्व, ये हो गया आपका मिट्रिक वाल्व, ये हो गया पल्मोनरी वाल्व, ये हो गया आपका ट्राइकप्सिड वाल्व। जिस प्रकार से 4 वाल्व होता है, तो 4 वाल्व 2 इधर होता है और 2 इधर होता है। एक होता है मिट्रल आउटिक, एक होता है पल्मोनरी और ट्राइकप्सिड, ठीक है, जो कंट्रोल करता है डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। आगे चलते हैं। तो एट्रियोल वेंटिकुलर वाल्व्स 2 होता है, तो ट्राइकप्सिड वाल्व हो गया और दूसरा आपका मिट्रल वाल्व। ट्राइकप्सिड जो होता है दायां आलिंद और दाएं निले के बीच स्थित होता है। मिट्रल जो है आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के, ठीक है, बीच में होता है। यहाँ ट्राई, यहाँ मिट्रल। अब पल्मोनरी वेल, ये जो है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में मौजूद होता है यहाँ पे। और आउटिक वाल्व जो होता है ये होता है बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आउटा। पहले बराबर कहाँ है, तो यहाँ पे 1 नंबर पे क्या आएगा, एल ए एल वी, आर ए आर बी में क्या बताना है। अच्छा एल ए कहाँ होगा, ठीक है। तो वाल्व कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, ठीक है। 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ये 4 पोजिशन पे रहता है। अब ब्लड वेसल्स कनेक्टेड टू द हार्ट, ठीक है, जैसे आउटा हो गया, ये हृदय से शरीर तक ऑक्सीजन युक्त क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचाता है। पल्मोनरी आर्टरी क्या कराता है, ये डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन रहित रक्त लेके जाता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड युक्त ब्लड लेके जाता है। सुपीरियर इंफीरियर बहना केवा का काम है, ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट, ठीक है, पूरे शरीर से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है उसको लेके जाता है। अब सर्कुलेशन पाथवेज देख सकते हैं, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन्स कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट
से हमारा लंग्स की ओर लेके जाता है, फिर रिटर्न करता है कहाँ, हार्ट में। ठीक है। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या आता है? यह हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों तक लेके जाता है और ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस लाता है। आगे चलते हैं। तो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा आर द लार्जेस्ट वेन्स इन आवर बॉडी। आपको ये फिगर को आपको देखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे क्या, तो जैसे ये, ठीक है। सबसे पहले आपका सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से होते हुए राइट एट्रियम में आया, फिर वहाँ से आपका ट्राइकप्सिड से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आया, फिर यहाँ से गया आपका पल्मोनरी आर्टरी, फिर वहाँ से आपका पहुँचा लंग्स। अब लंग्स से कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम होते हुए मिट्रल वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर वहाँ से आओटा में गया, फिर हमारे शरीर में गया। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हार्ट चैम्बर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, किसमें कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो इस चीज़ को जैसे हम लोगों को देखना है। तो मछलियाँ जो होती है, फिशेस है, टू चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है। कंप्राइजेज ऑफ वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। अब तीन चैम्बर्ड हार्ट किसके पास हो गया? उभयचर एम्फीबियंस हो गया। ठीक है। एम्फीबियंस हो गया आपका। दो ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। अब रेप्टाइल्स में दो ऑरिकल होता है और वन वेंट्रिकल होता है। अब चार चैम्बर हट किसके किसके पास होता है? तो ये आपका बर्ड में होता है एप्स, मेमल्स स्तनधारी, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ बोल सकते हैं, ग्रुप विथ इन रेप्टाइल्स। बट इट इज़ एन एक्सेप्शन केस बिकॉज मगरमच्छ के पास चार होता है, दो ऑरिकल एंड दो वेंट्रिकल। ठीक है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं फिश का, इस प्रकार से होता है, दो चैम्बर, एम्फीबियन का तीन, रेप्टाइल का भी तीन। बट एक्सेप्शन आपका हो गया क्रोकोडाइल, जिसमें होता है उसके पास चार, बर्ड के पास चार और मैमल के भी पास चार। अब सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन आपका फिश में पाया जाता है, ये आपका एनसीईआरटी क्लास 10 ना चैप्टर 6 में आपका दिया हुआ है। डबल सर्कुलेशन ह्यूमंस में, बर्ड्स में और एम्फीबियंस और मैमल्स में पाया जाता है। ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है? ये लेस एफिशिएंट होता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो है मिक्स हो जाता है। बट इसमें नहीं होता है, ये मोस्ट एफिशिएंट होता है एज पर सिंगल। ठीक है। इसमें अलग अलग रहता है, सेपरेट रहता है आपका। इसमें ब्लड जो है हार्ट से दो बार पास होता है, इन्हें कंप्लीट सर्कुलेशन इसमें एक ही बार होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस? तो आप किस में बोलिएगा? फिश तो आपका सिंगल करता है, फिश सिंगल करता है, फिश सिंगल करता है, तो ऑप्शन क्या है आपके पास? डी आया, डी फोर देवसेन। रक्त किसी वाहिका की दीवार पर जो बल लगाती है उसे हम लोग ब्लड प्रेशर मीन्स रक्तचाप बोलते हैं। दस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेंस। तो ये भी आपका क्वेश्चन है, प्रेशर अगर पूछ दे कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो आर्टरीज पे ज़्यादा होता है, वेन का तुलना में। ठीक है। अब दो प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टोल प्रेशर, एक होता है डायस्टोल प्रेशर। सिस्टोल प्रेशर मीन्स द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचन, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जहाँ पे वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है मीन्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो सिस्टोल हो गया और एक डायस्टोल हो गया, SCDR। ठीक है। और वेंट्रिकुलर तो दोनों में आगे लग ही रहा है। ठीक है। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज exerted by blood against the walls of the artery during which of the following phase? अब बोलिए वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसे वेंट्रिकुलर डायस्टॉल भी कहा जाता है, एसिस्टॉल। चेक इट अगेन, देखिए है नहीं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। डायस्टॉल में क्या होता है? तो ब्लड इंटर करता है वेंट्रिकल में,
और सिस्टोल में ब्लड आपका लीव करता है। ब्लड प्रेशर को जो है हम लोग मापते हैं, उसे हम लोग स्फेगमेनोमीटर से नापा जाता है। हाई बीपी को ही हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये कोज होता है कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स, ठीक है, और ये धमनियों के संकुचन के कारण होता है। हाई बीपी इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरटेंशन विच इज कॉज्ड ड्यू टू द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स। आपका क्वेश्चन पूछा है, देखिए यहाँ दिया है ना, एनसीईआरटी का, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल से बीपी को ही हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब लिम्फ क्या होता है? इट इज़ ए फ्लूइड इन आवर बॉडी, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन जस्ट लाइक ब्लड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, लिम्फ जो है हमारा एक प्रकार का टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। लिम्फ को हम लोग टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये फॉर्म होता है कब? जब रक्त कोशिकाओं की दीवार में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों में कुछ प्लाज्मा प्रोटीन रक्त कोशिकाएं के बीच में स्थानों में रिश्त कर बाहर आ जाते हैं, तब ये फॉर्म आपका होता है। इट इज़ कलरलेस, कंटेन लेस प्रोटीन कंपेयर टू ब्लड, ठीक है। लिम्फ का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला एब्जॉर्ब करना, ट्रांसपोर्ट करना डाइजेस्टेड फ्लूइड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, हाथों से पचा हुआ वसा को अवशोषित करके उसे स्थानांतरित करना। और दूसरा जो होता है, शरीर के ऊतकों से अतिरिक्त तरल फ्लूइड को निकाल कर रक्त में वापस पहुंच जाना, ठीक है। आगे चले, कार्डियक साइकिल्स क्या होता है? तो हृदय चक्र हृदय में एक धड़कन के दौरान होने वाली घटनाओं का पूरा क्रम है, जिसमें आलिंदों और नीले का संकुचन और शिथिलन भी शामिल है। मीन्स द कार्डियक साइकिल इज द कंप्लीट sequence of the event that occurs in the heart during one heartbeat, including contraction and relaxation of atria and ventriculus, ठीक है। और इसको लगभग चक्र पूरा करने में 0.8 सेकंड तक चलता है ये। आर्टेरियल सिस्टोल 0.1, वेंट्रियल सिस्टोल 0.3 एंड कंप्लीट डायस्टोल 0.4, टोटल 4 हो गया वन कंप्लीट साइकिल। ईच कार्डियक साइकिल आपका लेता है। तो व्हाट इज अ कार्डियक साइकिल? इट इज अ साइकिल ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ ए हार्ट। अब पीसमेकर क्या होता है? हृदय का पेसमेकर कोशिकाओं का एक विशेष समूह जो साइनोड्रिकल नोड से जुड़ा होता है, उसे कहा जाता है पेसमेकर, ठीक है। ये कहाँ पे मौजूद होता है? तो ये हमारे राइट एट्रियम में मौजूद होता है। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, मेक द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिदमिकली, ठीक है। मीन्स और ये जो बना होता है, इसे हम लोग नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। किसे? तो हम लोग का हृदय में पाया जाता है आपका पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। पुरकिंजे फाइबर सेल्स आर स्पेशल हार्ट मॉनिटर डेटा क्विकली कैरी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू द वेंट्रिकल मेकिंग देम कॉन्टैक्ट टूगेदर। ऐसे नोड, सिनेट्रिकल नोड that control the rhythm and rate of your heart rate। नेचुरल पेसमेकर किसे? तो पुरकिंजे फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं। अब डिफिनेशन, हार्ट रेट क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम हार्ट बीट्स पर मिनट। पल्स रेट क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम पल्स इज फेल्ट पर मिनट, ठीक है। मेजर कहाँ से किया जाता है? चेस्ट यूजिंग स्टेथोस्कोप और ईसीजी, क्या? हार्ट रेट। और पल्स रेट को मेजर किया जाता है रिस्ट, नेक, एनी आर्टरी यूजिंग फिंगर्स। डिवाइस यूज़ करते हैं हम लोग हार्ट रेट मापने के लिए, स्टेथोस्कोप और ईसीजी मशीन का। और ये फिंगर, ये पल्स ऑक्सीमीटर से भी नापा जाता है पल्स रेट। ऑलवेज सेम नहीं, मे बी हायर देन पल्स रेट इन अदर डिसऑर्डर, यूजली इक्वल टू द हार्ट रेट इन हेल्दी इंडिविजुअल। तो हार्ट बीट जो होता है आपका 60 से 100 बीट पर मिनट होता है, और ये भी आपका 60 से पर 100 पल्सेस पर मिनट होता है। पल्स बीट इज मेजर्ड बाय थ्रू द आर्टरी। ईसीजी मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक होता है इकोकार्डियोग्राफी जिसे इको बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, और इकोकार्डियोग्राफी अल्ट्रासाउंड से यूज़ किया जाता है हार्ट स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखने के लिए। टीएमटी होता है ट्रेडमिल टेस्ट, जहाँ पे आपका चेक किया जाता है हार्ट रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज। फिर होता है एंगियोग्राफिक, जो ब्लॉकेज को डिटेक्ट करता है हार्ट में आर्टरीज में यूजिंग डाई एंड एक्सरे। देखिए आपका एनटीपीसी में पूछा है कि अल्ट्रासाउंड तो कौन यूज़ करता है? तो इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। अब एंजियोप्लास्टी क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसका उपयोग कोरोनरी धमनी रोग के कारण अवरुद्ध कोरोनरी धमनियाँ खोलने के लिए किया जाता है। जैसे ब्लॉकेज है, ठीक है, वो ट्यूब जैसा हो जाएगा, सुई के जैसा, देखिए डाला, इसका ब्लॉकेज को क्लियर कर देगा। तो इसी के साथ होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म, ठीक है। अब हम लोग करेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम।
चलिए एक्सक्रेटरी सिस्टम को हम लोग शुरुआत करते हैं। उत्सर्जन तंत्र जिसे बोला जाता है। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन आपका वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में उत्पन्न जो भी अपशिष्ट उत्पादों, जो भी हानिकारक पदार्थ है हमारा शरीर को, उसको बाहर निकाल ला जाता है। एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन बॉडी आर रिमूव। ठीक है, जैसे ये क्या करे, एक्सक्रीट करे, ये भी क्या है, तो इजेशन है। ठीक है, excretion means removal of metabolic waste like urea, carbon dioxide from the body. इजेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, और एक्सक्रिएशन में मेनली इन्वॉल्व क्या क्या होता है? तो किडनी, लंग्स, स्किन एंड आवर लीवर। स्किन से हम लोग पसीना बाहर निकालते हैं। ठीक है, किडनी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं, सॉरी लंग से। किडनी हम लोग का मेनली वाटर वगैरह फिल्ट्रेशन करता है, जो भी खाते होते हैं उससे यूरिया वगैरह नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, लीवर भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। फिर ओनली डिजेशन में आपका एनस और लार्ज इंटेस्टाइन आपका मेनली इन्वॉल्व रहता है। टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या होता है? वेस्ट प्रोड्यूस जो होता है आपका इनसाइड सेल्स, इसे मेटाबॉलिक्स बोलते हैं, कोशिका के अंदर बनने वाले अपशिष्ट। ये जो भोजन पच नहीं सका या कोशिका में नहीं गया, विच नेवर एंटर्ड द सेल, वो हो गया हमारा इजेशन। आगे चलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या? चयापचय। चयापचय तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। चयापचय और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। क्या? तो कार्बन हाइड्रेट आपका। ठीक है, और प्रोटीन्स में आपका नाइट्रोजनस वेस्ट ये प्रोड्यूस करता है, और फैट्स में आपका ऑल्सो जनरेट CO2 एंड वाटर। आगे चलते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या क्या होता है? तो तीन होता है, एमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया। अब एमोनिया कौन प्रोड्यूस करता है, यूरिक कौन करता है, यूरिया कौन करता है? तो चलिए ये सब हम लोग आगे देखेंगे। एमोनिया जो कि ये हाईली टॉक्सिक इन नेचर होता है। क्या होता है? हाईली टॉक्सिक। एमोनिया क्या होता है आपका? हाईली टॉक्सिक। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जहरीला आप बोल सकते हैं, पॉइजनस। हटाने के लिए जो है अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मतलब ये कौन कौन आपका एमोनिया कौन कौन एक्सक्रीट करता है? तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ जलीय जंतु जो होता है, ये जो जलीय जंतु होता है, यही इसको इसको जो है एक्सक्रीट करने में सक्षम होते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं एमोनिया रिलीज नहीं करते हैं, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है, इसके लिए काफ़ी मात्रा में जल चाहिए। तो हम लोग का तो लिमिटेड लेते हैं। ठीक है, अब उदाहरण ये कौन कौन एक्सक्रीट करता है? तो इनवर्टिब्रेट हो गया, एक्सेप्ट इंसेक्ट और बोनीफिशेस करता है। अब एनिमल्स जो एक्सक्रीट करता है एमोनिया, और उसे हम लोग एमोनोटेलिक बोलते हैं। ऐसे जानवर जो मुख्य रूप से एमोनिया का उत्सर्जन करते हुए एमोनोटेलिक कहलाते हैं। होप टू आप ये समझ गए होंगे। अब यूरिया, अब यूरिया पे हम लोग आ चुके हैं। तो यूरिया ये जो है लेस टॉक्सिक है, एमोनिया हाईली है, देन यूरिया है आपका। ठीक है, ये आपका एमोनिया से काफ़ी कम कम विषाक्त है। ठीक है, ये मध्यम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ H2O फॉर इट्स रिमूवल। ठीक है, उदाहरण जैसे एम्फीबियंस हो गया, मैमल्स हो गया, हम लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स विच मेनली एक्सक्रीट यूरिया आर नोन एज यूरोटेलिक, उसे हम लोग यूरोटेलिक के नाम से, यूरिया टेलिक के नाम से जानते हैं। ये भी आपका PYQ है, NTPC वगैरह में पूछा गया सवाल है। अब यूरिक एसिड कौन रिलीज करता है? जैसे ये 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 सब जो है यूरिक एसिड को रिलीज करता है। कौन? इसे हटाने के लिए जो है पानी की मात्रा बहुत ही कम चाहिए होती है। ठीक है, लिटिल अमाउंट ऑफ H2O। और ये जो है नाइट्रोजनस वेस्ट है विच कैन बी एक्सक्रेटेड इन ए सेमी सॉलिड और ए पेस्ट फॉर्म। ठीक है, उदाहरण के लिए कीट आप बोल सकते हैं, सरीसृप, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। ठीक है, और जो इसको एक्सक्रीट करते हैं उसे यूरिकोटेलिक बोलते हैं। यूरिक लग गया, ओटेलिक। ठीक है, और उसमें यूरी यूटेलिक, यूरी यूरिटेलिक, यहाँ पे यूरियोटेलिक है, यहाँ पे आपका यूरिकोटेलिक है। पहला पार्ट होता है खत्म, पार्ट 2 है ये। तो यूरिया आखिर बनता हमारा शरीर में कैसा है? तो ये हमारा लीवर है। ठीक है, यूरिया साइकिल है, इज ऑल्सो नॉन एज, जिसे हम लोग ऑर्निथिन साइकिल के नाम से जानते हैं। नॉट गिवन इन NCERT, इतना आपका दिया नहीं। तो जैसे प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स में ब्लॉक होता है, फिर उसको अतिरिक्त एमिनो एसिड्स में होता है, फिर उसका लीवर में ब्रोक डाउन होता है, फिर एमोनिया में होता है जो कि टॉक्सिक होता है, फिर लीवर कन्वर्ट करता है एमोनिया को यूरिया में जो कि सेफ़ है। एमोनिया काफ़ी टॉक्सिक है, उसको यूरिया में कन्वर्ट किया जो कि सेफ़ है। फिर यूरिया हमारे ब्लड में इंटर करता है, फिर ब्लड हमारा किडनी में जाता है, जहाँ किडनी जो है यूरिया को फिल्टर आउट करके यूरिन के फॉर्म में निकाला जाता है। समझे? उतना आपको सिक्वेंशियल वे में नहीं जाना, सीधा सीधा। इन ह्यूमन यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन द, आपका कहाँ पे होता है? ये आपका लीवर में प्लेस होता है। ठीक है,
डैश कन्वर्ट एमोनिया, तो कौन आपका एमोनिया को कन्वर्ट करता है, विच इज पॉइजनस इनटू, तो कौन जो है जहरीला है, तो आपका लीवर। अरे यार एक मिनट, एमोनिया को आपका यूरिया में बदलने का काम किसका है, लीवर का है। और आपका किडनी का काम क्या है, तो किडनी का काम है यूरिया को आपको यूरिन में बदलने का, इसका काम है एमोनिया का यूरिया में। ठीक है। अब मानव एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या क्या रहता है, तो आपको देख लीजिए, ये दोनों आपका पेयर में रहेगा, ये सिंगल रहता है, ये सिंगल रहता है, मीन्स किडनी का एक जोड़ा हो गया। ठीक है, यूरेटर एक यहाँ से है, एक यूरेटर यहाँ से है। ठीक है, बाकी एक ब्लाडर हो गया मूत्रा से। ठीक है, ये ब्लाडर हो गया, एक हो गया आपका यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। ठीक है, और मूत्रा से हो गया, एक जोड़ा आपका मूत्रवाहिनी रहता है और एक जोड़ा आपका किडनी रहता है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट द किडनी विथ यूरिनरी ब्लाडर, तो आपका यूरेटर इसको कनेक्ट करता है। ये क्या है, ये आपका यूरेटर है। ठीक है, ये आपका ब्लाडर हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, होप सो कि आपको फिगर आपको क्लियर कट हो गया होगा। अब बोल रहा कौन सा जो है इनकरेक्ट मैच है, तो यूरेथ्रा का तो पेयर होता नहीं है, यूरेथ्रा जो होता है सिंगल रहता है, सिंगल सिंगल। ठीक है, किडनी का होता है, इसका होता है यूरिनी ब्लड जैसे अनपेयर्ड है, तो ये क्या होगा, ये भी आपका अयुग्मित होगा। क्या होगा, तो अयुग्मित। ठीक है, और आपका क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, पूछा है 24 में, तो इस बार भी आने का चांसेस है। अब किडनी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, स्पेशलिस्ट को हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। शेप क्या होता है किडनी का, तो राजमा बीन शेप होता है। स्ट्रक्चर वेट जो है 120 से 170 ग्राम होता है पर किडनी का, टोटल 2 होता है। और फॉर्मेशन क्या करता है, यूरिन का ये निर्माण करता है। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है, लंबाई किडनी का 10 से 12 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर का, डायमीटर जो वाइट चौड़ाई आप बोल सकते हैं इसका 5 से 7 मीटर होता है। फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है। पार्ट 3, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन जो है गुर्दे की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जिस प्रकार से हमारा बॉडी का सेल है, उसी प्रकार से किडनी का जो है आपका नेफ्रॉन हो जाता है। ठीक है, और प्रत्येक मानव गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, कितना, लगभग 10 लाख, मीन्स 1 मिलियन। ये रीनल आर्टरी है, ब्लड विथ वेस्ट प्रोडक्ट, क्लीन ब्लड आपका यहाँ से गया, क्लीन ब्लड आया रीनल वेन। ठीक है, ये रेटर हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूरिन ब्लैडर में गया, नेफ्रॉन ट्यूबुल्स। स्ट्रक्चर दिया है, देख सकते हैं। ठीक है, और नेफ्रॉन का ये टोटल स्ट्रक्चर है, तो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, बोमेंस कैप्सूल का। ग्लोमेरुलस आपका क्या होता है, तो कैपिलरी नेटवर्क होता है, क्लस्टर्स ऑफ सेल से आपका बनता है। ठीक है, चलिए आपका आगे देखते हैं। बोमेन सेप्सूल, ये जो है एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो सराउंड करता है ग्लोमेरुलस को। एक कप के आकार की संरचना है जो ग्लोमेरुलस को घेरती है, कौन, तो बोमेन्स कैप्सूल। ये रक्त को फिल्टर करके और प्रारंभिक निस्यंदन आपका बनाती है। फिर आ गया आपका ग्लोमेरुलस, ये बोमेन कैप्सूल्स के अंदर छोटी रक्त कोशिकाओं का एक नेटवर्क है, ए नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड कैपिलरीज इनसाइड द बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ जो है रक्त का निस्यंदन उच्च दाब में होता है, तो कहाँ पे आता है, आपका ग्लोमेरुलस में। ठीक है, अब आ जाइए प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी। ये बोमेंस कैप्सूल के ठीक बाद एक अत्यधिक कुंडली नलिका होती है। ये ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, पानी, लवण जैसे उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित करता, रीएब्जॉर्ब करने का यही काम करता है। ठीक है, लूपोफेलनी क्या होता है, इसका आकार जो है यू शेप होता है, और जिसमें एक अवरोही भाग होता है जो जल को पुनः रीएब्जॉर्ब करता है, और एक आरोही क्रम में लवण जो है पुनः अवशोषण करता है। ठीक है, असेंडिंग लिंक सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन। फिर आपका डीसीटी होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये होनली लिप के बाद एक और कुंडली नलिका होती है। फिर हो गया हमारा कलेक्टिंग डक्ट, जो रिसीव करता है यूरिन फ्रॉम मल्टीपल नेफ्रॉन्स, फर्दर रीअब्जॉर्ब एंड कंट्रोल बाय एडीएच हार्मोन। ठीक है, एडिनोस एडीएच हार्मोन के थ्रू ये कंट्रोल किया जाता है। ये यूरिन को आपका रेनल पेल्विस में आपका भेजता है, कलेक्टिंग डक्ट। अब आपका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लीजिए, कॉर्टेक्स हो गया, रेनल हो गया, मेडुला हो गया। ठीक है, ये रिटर हो गया, ये रेनल वेन हो गया, ये रेनल आर्टरी हो गया, कॉर्टेक्स, मेडुला एंड रेनल पेल्विस। आगे चलते हैं। हम्म। जैसे पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन क्या है, तो बोमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, लूप ऑफ हेनली। ठीक है, कॉर्टेक्स में आपका ये दोनों पाया जाता है, पीसीटी टीसीटी। ठीक है, और मेडुला में लूप ऑफ हेनली, कलेक्टिंग डक्ट। शरीर का पूरा रक्त जो है 24 घंटा में कम से कम 350 बार किडनी से होकर गुजरता है, और लगभग 1800 लीटर रक्त को छानकर 180 लीटर जो है ग्लोमेरुलस फिल्टर बनाया जाता है, और हर मिनट में लगभग 127 ml ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनता है, और इसमें से जो है लगभग 126 मिलीलीटर रक्त पुनः अवशोषित हो जाता है।
और परिणाम स्वरूप जो है 180 लीटर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से 1.5 लीटर तक मूत्र बनता है आपका। काफ़ी ज़्यादा डीप में दिया हुआ है, उतना नीडेड नहीं है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, जो हम लोग टॉयलेट मतलब यूरिन जो करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा 95% अमाउंट ऑफ आपका पानी होता है, 2% आपका यूरिया रहता है, 2% में उसमें आपका लवण रहेगा, बाकी आपका 0.05% यूरिक एसिड, फिर क्रिएटिनिन 0.1% जो कि एक मसल वेस्ट है, फिर एमोनिया हो गया, ट्रेस अमाउंट मिलता है, फिर अदर सब्सटेंसेस विटामिन हार्मोन ड्रग्स वगैरह रिलीज किया जाता है। अब यूरिनरी ब्लाडर, मूत्राशय क्या है? एक मांसपेशी गुब्बारे जैसी थैली होती है जो मूत्राशय को अस्थायी रूप से तब तक संग्रहित रखती है जब तक कि वो शरीर से बाहर नहीं निकल जाता है। इसे बैलून लाइक सैक स्टोर्स यूरिन। ठीक है, यहाँ पे है, देख सकते हैं बैलून लाइक सैक। लोकेशन एब्डोमेन के निचले हिस्से में पेल्विक हड्डी के पीछे स्थित होता है आपका। ठीक है। यूरिनरी ब्लाडर कैपेसिटी एंड यूरिन अर्ज, आपको पेशाब करने की इच्छा और मूत्राशय की क्षमता क्या है? तो मेल का जो कैपेसिटी है वो 400 से 600 है और फीमेल का 300 से 500। ये लगभग 40 to 50% होने पे यूरिन अर्ज आता है कि कर लेना चाहिए। ठीक है, ये 40 to 50% इसमें भी वही चीज़। अब मूत्राशय का जो है मार्ग मेल का 18 से 20 सेंटीमीटर होता है और फीमेल का 3 to 5 सेंटीमीटर होता है। आगे चलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, जिसे हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। बहुत से आदमी को सुना है कि हीमोडायलिसिस पे है, तो ये आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जो होता है कि पेशेंट ब्लड को बाहर लिया जाता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू ए ट्यूब। दिस ब्लड इज पास थ्रू ए डायलाइजर आर्टिफिशियल किडनी विच इज़ ए स्पेशल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो फिल्टर करता है वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया क्रिएटिनिन एंड एक्सेसिव सॉल्ट फ्रॉम बोड। क्लीन ब्लड इज देन रिटर्न टू द पेशेंट बॉडी में फिर से दोबारा भेजा जाता है। गुर्दे की में कठोर खनिज जमाव कैल्शियम यूरिक एसिड के कारण दर्द और रुकावट पैदा होती है। ठीक है, व्हाट इज कैल्शियम ऑक्जेलेट? लगभग 80% मामलों में ये जो होता है मेनली होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, पत्थरी जो बोलते हैं। कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है? ऑक्जेलिक एसिड, जैसे स्पेनिश में, बीटरूट में, नट्स में, टी में, चॉकलेट में पाया जाता है, जो पालक चूर्ण में पाया जाता है। फॉर्म्स व्हेन कैल्शियम बाइंड्स विद ऑक्जेलेट इन यूरिन। देखिए छोटा छोटा यहाँ दिया, 6 mm 8 mm 20 mm साइज का आपका पत्थर होता है। आइडेंटिफाई बोला करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर फॉर एक्सक्रीटर, तो सबसे पहले किडनी, फिर यूरेटर, फिर ब्लाडर, देन आपका यूरेथ्रा। मीन्स ये आपका किडनी हो गया, ये आपका यूरेटर हो गया, ये आपका ब्लाडर हो गया, ये आपका यूरेथ्रा हो गया। आगे चलते हैं ग्रुप डी का सवाल। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? तो एक पेयर ऑफ किडनी होता है, वन पेयर ऑफ वाज डिफरेंट नहीं है, वाज डिफरेंट का तो रोल ही नहीं है। ठीक है, अभी हटाओ इसको। एक पेयर ऑफ किडनी, एक आपका ब्लाडर होता है, एक आपका यूरेटर नहीं तो एक का एक पेयर होता है, और एक आपका यूरेथ्रा होता है। इस स्थिति में मारा गया, ऐसे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में का जो आंसर सब सोल्यूशन वो गलत है, मतलब ये दिया वो गलत है ऑप्शन सब। अब कौन सा रिप्रेजेंट करता है? ए और बी क्या है? तो ए तो आपका किडनी हो जाएगा, बी क्या है? आपका यूरेटर है। ए पे क्या हो रहा है? तो फॉर्मेशन हो रहा है यूरिन का, और वो कैरी कर रहा है यूरिन को। पानी कितना मात्रा में होता है? तो 95%। अब यहाँ पे ए जो है क्या है? अच्छा, बोमेस कैप्सूल तो जान ही रहे, सी सेप होता है, बात खत्म। कब से स्ट्रक्चर in the human kidney, which of the following substance are selectively reabsorbed from the initial filtration for the tubular part of the nephron? तो आपका ग्लूकोज हो जाएगा, वाटर सॉल्ट्स एंड एमिनो एसिड्स। आगे चलते हैं। तो पहले फिल्ट्रेशन करता है, फिर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्प्शन करता है, फिर उसका एलिमिनेशन करता है। यहीं के साथ हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है आपका ख़त्म। ज़्यादा दमदार था नहीं ये, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है ख़त्म हमारा। अब मिलेंगे हम लोग कल। बायोलॉजी आज इतना में ही रुकते हैं। मेनली क्वेश्चन जो है आ रहा आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम से। ठीक है, उसको कवर अप करना है, हालांकि हो जाएगा, हम लोग जिस स्पीड से कर रहे हैं। अब बचा है हमारा क्या? सर्कुलेटरी हो गया, एक्सक्रेटरी हो गया। टोटल हम लोग जब 5 चैप्टर को निपटान कर दिए हैं, बचा है टोटल 14 चैप्टर है, जिसमें से 9 बचा है। तो ये भी हम लोग 3 दिन में आने वाला अपकमिंग 16 तारीख से पहले तक आपका, 16 तारीख तक तो बायो एकदम ख़त्म हो ही जाएगा। ठीक है, कोशिश यही रहेगा। कुछ कुछ चैप्टर्स में काफ़ी बड़ा है, जैसे शेल हो गया, टिश्यू हो गया, और उम्मीद है कि हम लोग ख़त्म कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स।
और कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है हाँ ना। लोग देखता है, कोई देखता है कोई नहीं देखता, हमको समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा, हम भी कन्फ्यूज़न में हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय।